हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आरसीएम अंडर जीएसटी के पार्ट 2 के तहत मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। पार्ट 1 आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप उन्हें देख लें। मैं विभूति कुमार, सुपरिटेंडेंट ऑडिट, सेंट्रल जीएसटी पटना, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हम लोग 9(3) को देखे थे, अब सेक्शन 9(4) को हम लोग देखेंगे। 9(4) में मुख्यतः क्या है कि अनरजिस्टर्ड से कोई ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड के बीच होगा तो उसका रिवर्स चार्ज में क्या ट्रीटमेंट होगा। हमारा मेन नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन 8/17, जो कि समय समय पर अमेंडेड होता गया और बीच में कुछ समय तक के लिए सेक्शन 4 ओमिटेड भी रहा, फिर वह पुनः अस्तित्व में आया। ये सारे जर्नी को हम लोग इस स्लाइड में के जरिए देखेंगे। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग 8/17 को देखते हैं। 8/17 में मुख्य बात यह थी कि 5,000 तक का कोई ट्रांजैक्शन, अप टू 5,000 तक का कोई ट्रांजैक्शन अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हुए किसी अनरजिस्टर्ड के साथ अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह टैक्सेबल होगा और जीएसटी आपको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पे करना पड़ेगा। इसके कुछ कंडीशंस थे जिसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो कंडीशंस यह था इस नोटिफिकेशन में कि यह ट्रांजैक्शन जो है वह अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के लिए था और यह एक स्टेट के अंदर अर्थात इंट्रा स्टेट के लिए था, जिसमें कि वैल्यू की सीमा कर दी गई थी अप टू 5,000 तक इन ए डे। एक उदाहरण से देखते हैं। अगर ट्रांजैक्शन 5,000 तक है, किस केस में? अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में, तो रजिस्टर्ड को आरसीएम नहीं देना था अर्थात एग्जेम्प्टेड। अगर वैल्यू 5,001 है देन क्या 1 रुपये पे लगेगा? 5,000 तक तो हमारे एग्जेम्पशन था, नहीं। जीएसटी आपको 5,001 यानी संपूर्ण उस अमाउंट पर लगेगा, ना कि 5,000 तक का एग्जेम्पशन माइनस करके। 5,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ तो वह सारा अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एग्जेम्पशंस क्या थे? एग्जेम्पशंस थे कि यह इंट्रा स्टेट के लिए ही था। अगर आप दूसरे स्टेट के साथ ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 5,000 का क्लाउज एप्लीकेबल नहीं होगा, वह पूरा टैक्सेबिलिटी में आएगा। और दूसरा क्लाउज था कि टोटल वैल्यू जो सप्लाई का है वह सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स, सभी जो आपके कई बिजनेस वर्टिकल्स हों, सबको मिला करके एक दिन में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे। जैसे उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, जैसे एक रेसिपिएंट अगर 3,000 का एक सामान खरीदता है टैक्सेबल, तो वह 5,000 के क्लाउज से एग्जेम्प्टेड हो गया। उसी दिन वह 4,000 का पुनः कहीं और से टैक्सेबल अमाउंट का परचेज करता है तो यह भी 5,000 से कम है। तो ऐसे देखें तो आप कुल दोनों एग्जेम्प्टेड लगेगा, लेकिन जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो वह 5,000 से क्रॉस कर जाता है, इसलिए जीएसटी टोटल 7,000 पर लगेगा। ये 5,000 के क्लाउज में किन किन चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे? तो जो नॉन जीएसटी सप्लाईज है, जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले लें, ये जीएसटी में नहीं आ रहा है, यह अभी भी सेंट्रल एक्साइज में ही है। शेड्यूल 3 जो नेगेटिव लिस्ट वाले हैं वह भी इसमें काउंट नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली इसमें वह भी सप्लाई काउंट नहीं होगा जो 9(3) में ऑलरेडी कवर्ड है, जिसके विषय में हम लोगों ने पहले बात की। 9(3) में जो जो सर्विसेज कवर्ड हो गए उसके अमाउंट को 9(4) के कैलकुलेशन करते समय नहीं लेंगे। इस क्लाउज के साथ यह एग्जेम्पशन चलता रहा। तो इसका पीरियड रहा जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ, यानी 1 जुलाई 17 से 12 अक्टूबर 17 तक। 1 जुलाई 17 से 12 अक्टूबर 17 तक, क्योंकि 13 से फिर नए प्रोविजन आए। तो फिर देखिए इस प्रोविजन का हुआ क्या, तो यहाँ तक टैक्सेबिलिटी रही, उसके बाद ये खत्म हो गया। फिर नोटिफिकेशन के ही जरिए 13 से 31 जनवरी 2019 तक इस प्रोविजन को कैप्टन एवेंस में रखा गया। यह प्रोविजन डिफर होता चला गया, यानी कि इस पर
जो 5000 वाले क्लाउज थे 9(4) के, जो 8/17 से रेगुलेट हो रहे थे, यह कैप्टिन अबेंस रहा। कब तक? 31 जनवरी तक। अब हमारी इस पर हमें सोचना पड़ेगा कब? 1 फरवरी 19 को। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन इसी के बीच आया 2/19 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 19। 2/19 में क्या किया गया कि सेक्शन 9(4) इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। दोनों में अंतर क्या हुआ? आप ऊपर में रेड कलर को देखें, जहां की नॉट रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड या जो भी क्लॉजेस थे, यहां पर क्या किया गया, अब क्लास ऑफ पर्सन्स हो गए कि किस पर्सन्स को लगेंगे, सबों पर ये एप्लीकेबल नहीं था। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सभी गुड्स सर्विसेज को जैसे पहले था वो अब नहीं रहा। दो बातें हुई। और तीसरा क्या हुआ कि पहले यह एक प्रोविजन था, बाद में इसको क्या कर दिया गया कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, मतलब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ही अब इस पर कुछ लाएगा। अर्थात जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक 9(4) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मीनिंग ऑफ 2/19 क्या हुआ कि द प्रोविजन ऑफ 9(4) इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज पर ही एप्लीकेबल होगा। विच हैज टू बी नोटिफाइड, जिसको नोटिफाइड होना है, गवर्नमेंट आगे करेगी। मतलब जब तक नहीं करेगी यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका एक अर्थ यह आया क्लियर कट कि दस द एग्जेम्पशन ऑफ नोटिफिकेशन 8/17, जो 8/17 में टैक्सेबिलिटी या एग्जेम्पशन जो भी था, ये स्टैंड रिसेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 19। 1 फरवरी 19 से जब इसका जो मेन सब सेक्शन था 9(4), जब वही एप्लीकेबिलिटी उसी की नहीं रही, तो उसके अंतर्गत निकला हुआ नोटिफिकेशन 8/17 भी रिसेंडेड हो गया। अब 1 फरवरी से 31 मार्च, यानी पूरा फरवरी पूरा मार्च, यह प्रोविजन रिसेंडेड रहा। इस पीरियड का मतलब क्या हुआ कि इस दौरान फरवरी और मार्च के पूरे महीनों के बीच 19 का नो प्रोविजन फॉर आरसीएम अंडर 9(4) ऑफ दिस एक्ट फॉर द सेड पीरियड। इस पीरियड के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं रहा, चूंकि इसमें एक कर दिया गया कि जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब ये एप्लीकेबल होगा। जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई ही नहीं की 2 महीने, तो 2 महीने तक आप आरसीएम के इस टैक्सेबिलिटी से आप जो टैक्सेबल पर्सन था वो फ्री रहा। 2 महीने के बाद गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाती है 7/19, जो इफेक्टिव कब से है? 1 अप्रैल 19, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 से एप्लीकेबिलिटी वाला एक नोटिफिकेशन आया 7/19 के अंतर्गत। इस नोटिफिकेशन में क्या किया, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 3 आपके पैराग्राफ्स हैं, तो तीनों पैराग्राफ्स को अलग अलग आप देख लें। सबसे पहला क्या हुआ कि जहां ऑल रेसिपिएंट टैक्सेबल था 8/17 में शुरू वाला, अब एक स्पेशल क्लास ऑफ रेसिपिएंट को उसमें नोटिफाई कर दिया गया। वो स्पेशल क्लास कौन था? प्रोमोटर। और इधर कैटेगरी ऑफ सप्लाई गुड सर्विसेज में भी यहाँ 3 चीजें होंगी। सबसे पहला क्या हुआ कि प्रोमोटर्स को अब एक लिमिट कर दिया गया कि आपको रजिस्टर्ड पर्सन से 80% रजिस्टर्ड से ही सामान खरीदना है। अगर 80% पर प्रोजेक्ट के लिए 80% तक का जो सर्विस और गुड्स है वो आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से ही लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो 80 से जितना कम आप लेंगे उस पर आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और ये 80 वाला जो क्लाउज मैंने अभी जिक्र किया, ये है कहाँ, इसका लीगल बैकिंग क्या है, इसके ठीक अगली स्लाइड में देख लेंगे। और सेकंड, इसी तरह सेकंड पर आते हैं। 80 वाला क्लाउज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर 80% से कम का आप कोई सामान या सर्विस आप बाहर से लेते हैं पर प्रोजेक्ट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, तो 80 से जितना कम होगा उतना पर आपको उस अमाउंट पर आपको आरसीएम पे करना होगा। अर्थात अगर आप 60% परचेज किए गुड्स और सर्विसेज का, तो जो 20% जो 80 के ऊपर टच करना था वो 20% के ट्रांजैक्शन पर आपको एप्लीकेबल
रेट से एप्लीकेबल रेट 18% होगा, एप्लीकेबल रेट से आपको आरसीएम देना पड़ेगा। दूसरा सीमेंट, सीमेंट के केस में 80% का क्लाउज एप्लीकेबल नहीं है। यह आपको फुल सीमेंट आपको रजिस्टर्ड डीलर से ही लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐसे केस में आपको वो जितना अमाउंट आप नहीं लेंगे या ये रजिस्टर्ड से नहीं लेंगे वो सारे आपके रिवर्स चार्ज में उतना अमाउंट पर पे करना पड़ेगा। अर्थात 100% सीमेंट में अगर आपने 80% खरीदा रजिस्टर्ड से, 20% खरीदा अनरजिस्टर्ड से, तो 20% पर आपको देना होगा। थर्ड, अगर कोई कैपिटल गुड्स अगर आप किसी इंपोर्टर से खरीदते हैं और वह रजिस्टर्ड नहीं है, अर्थात अनरजिस्टर्ड से खरीदा हुआ कोई भी कैपिटल गुड्स जिसे आप कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट में आप लगाएंगे, उस अमाउंट पर प्रोमोटर को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लाउज में जो 80% वाला ये प्रोविजन मैंने बताया था, उसका लीगल बैकिंग ये है, ये नोटिफिकेशन 3/19 के कई प्रोविजन में बहुत लंबा सा है, उसमें जहां हमारा 80% क्लाउज फॉल करता है उसको आप देख लें। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट 80% ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, बीच का लाइन छोड़कर, यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ओनली। 80% तक को आपको करना ही पड़ेगा। इसका लीगल बैकिंग के लिए नोटिफिकेशन मैंने यहाँ रख दिया है। अब एक अलग टॉपिक पे ही आ रहे हैं जो रिवर्स चार्ज से ही संबंधित है, वह है कि सेकेंड हैंड गुड्स पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं। आरसीएम ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स आप बिल्कुल खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिक्कत यही है इसमें थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी कि कोई इंडिविजुअल अगर सेकेंड हैंड गुड्स किसी रजिस्टर्ड को बेच रहा है तो वह आरसीएम में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेच रहा है वह किसी बिजनेस के फर्दरेंस के लिए, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं बेच रहा है, वो अपने नीड के लिए बेच रहा है। लेकिन अगर कोई सेकेंड हैंड सामान किसी ऐसे रजिस्टर्ड डीलर को आप दे रहे हैं जो सेकेंड हैंड का बिजनेस ही करता हो, तो वैसे केस में जब वह किसी को बेचता है अगले को, तो वह रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। इसको अगर हम प्रोविजन के तहत या सिंप्लीफाई करना पड़े किसी लाइन में तो ऐसे कर सकते हैं। द टैक्सेबल पर्सन में परचेज सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी अंडर आरसीएम इफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ ओल्ड गुड्स। यानी कि सेकेंड हैंड सामान बेचने वाले अगर नहीं हो तो बाकी केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड हैंड गुड्स बेचने वाले अगर कोई होते हैं, जैसे कार के केस में आप ले सकते हैं, जैसे आप कार डायरेक्ट किसी को बेच रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेकेंड हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बेच रहे हैं किसको, ट्रू वैल्यूअर को एग्जांपल के लिए, वह फिर किसी और को बेचता है, तो वह जब बेचेगा तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल के केस में नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ आते हैं कि आरसीएम में इनवॉइसिंग कैसे होगी, इनवॉइस कौन इशू करेगा, कब करेगा। तो यहाँ भी दो ही बात होगी, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, दोनों में क्या होगा। सेक्शन 3 के केस में पेमेंट वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी, हर पेमेंट का फॉर ईच एंट्री, एक सामान कर दें एक एक का एंट्री करना होगा, ठीक है। और सेल्फ इनवॉइसिंग भी करनी होगी इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस आप खुद इशू करेंगे। 9(4) के केस में सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर आर टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ हमेशा सेल्फ इनवॉइसिंग होगा, क्योंकि यहाँ ये सेक्शन 4 है ही अनरजिस्टर्ड से खरीदे हुए सर्विसेज और गुड्स के लिए। तो जब वो अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वॉइस करेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ही करना पड़ेगा। और इसमें एक अंतर है कि 9(4) वाले जो हैं इसका इनवॉइस आप मंथली बेसिस पर बना सकते हैं, लेकिन 9(3) में आप देखिए, 9(3) में आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पर करना पड़ेगा, इनवॉइसिंग करनी होगी। नेक्स्ट हेडिंग में देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम क्या होगा गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस में कौन सा सेक्शन, 12(3). गुड्स के केस में क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक ऑफ अकाउंट और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। इन तीनों केसेस में जो पहले होंगे वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, टैक्सेबिलिटी वहीं निर्धारित की जाएगी।
सर्विस के केस में क्या होगा, इसका सेक्शन है 13(3). मैं लीगल बैकिंग के लिए सेक्शन हर जगह डाल दिया हूँ, नोटिफिकेशन जहाँ है वहाँ नोटिफिकेशन डाल दिया हूँ, ताकि आप यहाँ समझने में दिक्कत हो या इसके ऑथेंटिसिटी पर कभी कोई क्वेश्चन बनता हो या हमसे कुछ छूट रहा हो तो आप सेक्शंस और जो भी लीगल बैकिंग के नोटिफिकेशन है उसे आप देख सकें। तो सर्विस के केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट अगर वो मिल गया ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख गया तो ठीक है, या बैंक से जब डेबिट हुआ, इस दोनों में जो अर्लियर हो। और ये दोनों नहीं होगा तो 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने के 60 दिन के बाद या 60वां दिन के बाद या टैक्सेबिलिटी उस पर आ जाएगी। तो गुड्स में डेट कितना था अभी हम लोगों ने देखा 30 डेज, यहाँ 60 डेज। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि रिवर्स चार्ज के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिटर्न में कहाँ दिखते हैं, या जब आप रिटर्न फाइल करें तो रिवर्स चार्ज के ट्रांजेक्शन को कहाँ कहाँ हमें मेंशन करना है। तो इसमें से हम देखेंगे कि रिटर्न 1 में कहाँ है, टेबल 4B, 3B में टेबल 3.1D, 9 में 4G, 5C, 6B, C, D और 8C में, और जो जहाँ 9C एप्लीकेबल है वहाँ के केस में 7D और 9B, D, F और H में। यहाँ इसके ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्टेड होंगे। बीइंग ऑफिसर्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ ट्रांजेक्शन्स आप देखें, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इस जगह ट्रांजेक्शन्स को मेंशन आप करें रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, जो भी जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट हो। एक बार इसको एक नज़र देख लें तो थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे कि 1 में अगर आप देखेंगे, देखिए 4B में मैंने टिक लगा रखा है, यहीं पर उसके ट्रांजेक्शन्स होंगे, सप्लाईज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और 3B में आप देखें, इनवार्ड सप्लाईज लायबल टू बी रिवर्स चार्ज, क्लियर है। 9 में आप देखें G में है, दूसरा C में है 5C और 8C में, ठीक है। 9C में देखिए कहाँ है, 7D ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फिर आप इसे देखेंगे 9 के अलग अलग रेट के हिसाब से है, 9 में ही 9 में B, D, F और H, इसमें रेट के हिसाब से इसको आप भरेंगे, इसमें जहाँ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। रिवर्स चार्ज को यहाँ पर RC के जरिए दिखाया गया है, यहाँ आप देखें कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये सभी RC दिया हुआ, ये रिवर्स चार्ज है। 9C में ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ आपको रखने होंगे। अब आते हैं पेमेंट अंडर RCM, ये सभी लोग जानते होंगे, तो ये GST के पहले भी यही सिस्टम था कि जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो भी पेमेंट होते हैं उसे कैसे पे करते थे हम लोग, या कैसे करेंगे, कैश या क्रेडिट से। तो इसका आंसर है कि इसे हम कैश से करेंगे, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका लीगल बैकिंग क्या है समझने के लिए इसके लीगल बैकिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यह इसका प्रोविजन ये कैश का कैसे आया। तो सेक्शन 49(4) इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ कहता है कि क्रेडिट लेजर का यूज़ हम कब करेंगे, क्रेडिट से हम RCM पे क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि सेक्शन 49(4) कहता है कि क्रेडिट लेजर में बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए ही सिर्फ आप क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं, तो आउटपुट टैक्स का जहां डिफिनेशन है सेक्शन 282 में, वहां ये कहता है कि आउटपुट टैक्स जो है वो टैक्सेबल पर्सन पे करेगा, बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज। मतलब आउटपुट टैक्स में के डिफिनेशन में रिवर्स चार्ज को हटा के देने वाले जो भी उसके टैक्सेबिलिटी हैं वही आउटपुट टैक्स में फॉल करेगा। तो ऑटोमेटिक हो गया कि ये क्रेडिट लेजर का हम यूज नहीं कर सकते हैं रिवर्स चार्ज में, तो फिर किस पे करना होगा, तो कैसे में पे करना होगा, हमें कैश से पे करना होगा। तो क्लियर हो गया कि पे RCM टैक्स लायबिलिटीज थ्रू कैश लेजर ओनली, नॉट थ्रू क्रेडिट लेजर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। ITC इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखिए एक थोड़ा सा अंतर यहाँ क्या दिख रहा है, प्री GST में ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कोई क्रेडिट लेजर की कोई
हार्ड एंड फास्ट बैंडिंग नहीं थी वहाँ। क्रेडिट के आप जैसे भी चाहें वैसे लेजर बनाए, आप इनवॉइस रखे हुए हैं एंड दैट्स ऑल। अब कहता है कि नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले उसे लेना होगा, चूंकि सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो तभी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका नहीं है, इनवॉइस आपके पास है, तो आप इसे नहीं ले सकते हैं जैसे कि प्री जीएसटी एरा में ले पाते थे। तो इस तरह हम लोग एक लंबी जर्नी तक तय किए और आरसीएम का सेकेंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई या थोड़ा सा ये शॉर्ट किया गया जानबूझकर, चूँकि काफ़ी लंबा था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपकी ये उपयोगिता आपके लिए कोई किसी भी रूप में यह उपयोगी हुआ तो आई विल बी द हैप्पी पर्सन। थैंक यू।